जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो फिर बात करते हैं हालात हाज़रा के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर कि वहाँ अब सियासी जो अमल दरामद शुरू हो गया है हुकूमतें बनाने के लिए। और अब जो है वो सूबाई पंजाब असम्बली का इजलास भी हो गया है और सिंध असम्बली का इजलास भी हो गया है। वहाँ वज़ीर आला के जो नामज़द उम्मीदवार हैं वो भी ऐलान हो गए हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी हो गए हैं। अभी सिर्फ बलूचिस्तान और जो KP के इजलास जो है वो होने हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट का इस्लामाबाद में जो इजलास होना है तो वो तो जारी है। मगर ये देखें कि क्या इस सारी एक्सरसाइज के बावजूद PTI की मुश्किलात में कमी हुई है या अभी तक वो मुश्किलात में गिरती जा रही है। अगरचे उन्होंने बहुत ज़्यादा सीटें भी जीत ली हैं और सरप्राइज़ दिया है सबको, मगर इसके बावजूद उनकी मुश्किलात वो ख़त्म नहीं हुई हैं। और अब तो PTI का नाम लेना भी मीडिया ने छोड़ दिया है कि वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम ले रहे हैं। और पंजाब असम्बली में भी, बाकी जगहों पर भी जब बात होती है तो कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो इतने मेंबरान वो असम्बली में पहुंचे या इतने नहीं पहुंचे, तो अब PTI की जगह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम चलेगा, जो कि बड़ा अजीब सा लग रहा है। और अगर जिस तरह PTI ने अपने पार्टी के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है दोबारा कि उनके पार्टी का 3 मार्च को जो है ना वो इलेक्शन होना है पार्टी का सरबराह मुकर्रर करने के लिए, चेयरमैन मुकर्रर करने के लिए, मगर ये भी इतनी आसानी से हो नहीं सकेगा। और अब देखें कि पहले गौर रहमान साहब जो थे बड़े ही सुलझे हुए और बड़े ही एक तहम्मुल मजाज किस्म के इंसान थे। मैं ज़ाती तौर पर उनको पसंद करता हूँ, पता नहीं उनको क्यों नामज़द जो है ना वो नहीं किया गया है। अब बैरिस्टर ज़फ़र साहब का नाम आया सामने कि वो उम्मीदवार होंगे, इमरान खान साहब ने उनको नामज़द किया है और गौर रहमान साहब जो है ना वो शायद दूसरे नंबर पर है। और शेर अफजल साहब, अब शेर अफजल साहब ने भी एक बयान दे दिया जिसकी वजह से उनके खिलाफ भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया है उमर अयूब साहब ने। अब ये बड़ी खिचड़ी बनेगी। अब या तो इनको भगा दिया जाएगा जिन जिन के भी नाम आते जाएंगे और आखिर पर गौर रहमान साहब भी रह जाएंगे, क्योंकि लगता है कि गौर रहमान साहब एक नरम गोशा रखने वाले लोग हैं और कुछ गुफ्त-ओ-शनीद पर यकीन रखने वाले हैं PTI में। शायद इसी वजह से इमरान खान साहब ने उनको हटाया हो कि ये अग्रेसिव क्यों नहीं है। और जो पहले इलेक्शन हुए थे वो भी कहते हैं कि इन्होंने सही मैनेज नहीं किए वो जो पार्टी के इलेक्शन हुए थे, तो उस वजह से भी। और फिर थोड़ी मुखालफत जो है ना, जो बड़ी लीडरशिप है PTI की, उसकी वजह से। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, बैरिस्टर ज़फ़र खान साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि मैं शायद जो है वो चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार ना हूँ, क्योंकि उनको अपनी वकालत की फिक्र है। बहुत बड़े वकील हैं, उनको वो लाखों करोड़ों में अपना काम करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है इस चेयरमैनशिप की और यहाँ आकर अताब का निशाना बने इस्टेब्लिशमेंट का भी और बाकी सारों का, और फिर जो है ना वो काम भी ना कर सकें। तो वो हटना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि वो इस पर कायम रहते हैं या नहीं, या इनकी जगह फिर खान साहब किसको नामजद करते हैं। बैरिस्टर गौर को करते हैं। शेर अफजल भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, मगर लगता नहीं है कि शेर अफजल साहब को वो आगे लाएंगे, क्योंकि शेर अफजल साहब भी ज़रा अग्रेसिव हैं, मगर गौर रहमान साहब ज़रा नरम रवैया रखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद जो PTI पे सबसे बड़ी तनकीद हो रही है, जो IMF को ख़त लिखने का इन्होंने ऐलान किया है खान साहब ने। यानी ये देखें कि वो कहते हैं ना, जिसको रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खान साहब अपनी उस रवैये से हट नहीं रहे हैं, वो जो अपना अग्रेसिव पन है उसको छोड़ नहीं रहे हैं। इसी वजह से मुश्किलात अब मजीद बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। यानी चाहिए तो ये कि इतने बड़े वाक़े के बाद जो कुछ इस पार्टी के साथ हुआ है, ठीक है, आपने इलेक्शन जीता है, आपने एक सरप्राइज दे दिया है, आपने एक मैसेज पहुंचा दिया है जिनको पहुंचाना था, और अवाम ने आपका साथ दिया है। मगर क्या आप IMF को अगर खत लिखेंगे तो ये मुल्क दुश्मनी तस्वर नहीं होगी? आप तो कहते हैं कि कर्जे वापस कौन करेगा, मगर जब आप भी आएंगे तो आपने भी तो कर्जे लेने हैं।
आपने भी तो कहा था हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन कितनी दफा उन 3-4 सालों में आप IMF के पास गए तो सही ना, नारे तो आप भी लगा रहे थे कि हमने नहीं जाना। तो ये रवश ठीक नहीं है। इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? क्या नून लीग के सिर्फ लोगों को भुगतना पड़ेगा? इसमें PTI वालों को भी भुगतना पड़ेगा, आपके सपोर्टर्स पर टैक्स लगेंगे। अगर IMF ने कर्जा नहीं देना या उन्होंने अपनी शराइत और सख्त कर दी तो वो पैसा किससे निकलेगा? आवाम से निकलेगा ना। और आवाम का पैसा कहाँ से निकलेगा? उनके बिजली के बिल बढ़ेंगे, उनके पेट्रोल और डीजल के बिल बढ़ेंगे, हर चीज पे टैक्स लगेगा। और उस जिंदगी किसकी अजीरन होगी? आम लोगों की। तो फायदा किसको हुआ? क्या आपके इस खत का फायदा होगा जो है वो आवाम को, या नुकसान होगा? तो खान साहब ने पहले भी वो हुंडी के जरिए पैसे भेजे, यानी एक किस्म की सिविल नाफरमानी उनकी वो सरिश्त में भरी हुई है इमरान खान साहब की। और वो अभी तक वो कोई नर्म रवैया रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो IMF का खत लिखने वाला मामला है, इसमें PTI की जो आला क़यादत है वो भी कोई खुश नहीं है। मगर चूंकि लीडर हैं इमरान खान, उनकी बात उन्होंने माननी होती है और उसके नतीजे फिर बाद में जाहिर होते हैं कि वो क्या होते हैं, क्या निकलते हैं नतीजे। मगर ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये खिलाफ जाएगी इमरान खान साहब के बाद। उसके बाद हमने पहले जो 1-2 प्रोग्राम किए, जो चीफ जस्टिस साहब ने वो मुबारक सानी साहब वाली एक अहमदी की जो जमानत मंजूर कर दी थी, तो मुल्ला लोगों ने जमीन आसमान एक कर दिया, हड़तालों की कालें दे दी और पता नहीं क्या क्या जो है ना वो मुहिम शुरू कर दी चीफ जस्टिस के खिलाफ, कि जैसे उसने वो आइन की शिक्के खत्म कर दी हैं, जैसे उसने अहमदियों को मुसलमान करार दे दिया है, और पता नहीं क्या क्या बेबुनियाद किस्म की, जो कि उस फैसले में वो बात ही नहीं थी। जब हमने बात की थी तो उस वक्त तो मीडिया में ये बहुत ज्यादा जो है ना चर्चा इसका नहीं हो रहा था, मगर उसके बाद कुछ सहाफियों ने तो जलती पे तेल डालने की कोशिश की और उसको उसी रंग में पेश किया जिस रंग में मुल्ला पेश करना चाह रहे हैं कि ओह चीफ जस्टिस साहब ने तो बिल्कुल मजहब की आज़ादी दे दी है, कादियानियों को तबलीग की इजाजत दे दी है, और पता नहीं वो दूसरी तरमीम शिक खत्म कर दी है आइन से, 298C और 295 और क्या क्या सब कुछ खत्म कर दिया है। ये सब उसमें जिक्र ही नहीं था। उन्होंने तो सीधी सादी एक बंदे की जमानत की थी। मगर कुछ सहाफी जो है वो अच्छे तरीके से बोले हैं। मुबीद पीरजादा साहब ने इसके ऊपर बात की है, शाहजेब ने भी बात की है, और भी बहुत से जो संजीदा किस्म के सहाफी थे उन्होंने हकीकत बयान की है कि हकीकत क्या है। इसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है इस फैसले को, जबकि ये सीधा साधा एक जमानत का केस था कि जिसमें एक शख्स की जमानत होनी थी और वो हक बजानब था उस जमानत के लिए, और चीफ जस्टिस साहब ने उसको जमानत दे दी। मगर मुल्ला लोग जब इनको अपनी शिकस्त से लोगों की तवज्जो हटानी होती है तो इन्होंने अपने आप को कहीं मीडिया में हर जगह कहीं सरवाइव करना होता है, ये मंजर पे रहना चाहते हैं, चाहे वो धरने देकर मंजर में रहें, चाहे वो जुलूस निकाल कर मंजर में रहें, चाहे वो धमाके करके मंजर में रहें, चाहे वो मस्जिदों के मीनार गिरा कर मंजर में रहें, चाहे वो मेट्रो जलाकर, ट्रेनें रोक कर, शाहराहें बंद करके और कत्लो गारत करके मंजर में रहें। ये मंजर में रहना चाहते हैं और कोई ना कोई जो है ना वो बहाना ढूंढते हैं ताकि किसी तरीके से वो जो हमारी शिकस्त हुई है इबरतनाक किस्म की, उससे हम तवज्जो हटा सकें और लोगों की तवज्जो इस तरफ लगा लें। कई दफा तो हुकूमतें खुद करवाती हैं ताकि जो उन्होंने ब्लंडर किए हुए हैं उनसे ये तवज्जो हट जाए लोगों की, और ये भूल जाए कि धांधली हुई है, धांधला हुआ है या जो कुछ भी हुआ है, मगर उनकी तवज्जो किसी और तरफ कर दी जाए। मगर ये एक ऐसा इशू है कि जिन्होंने इस मुल्ला के खिलाफ वोट दिया है वो भी इनके धरनों में शामिल होगा, वो भी जो है ना नारा तकबीर लगा के इनके साथ शामिल हो जाएगा, वो भी लब्बैक का नारा लगा के इनके साथ शामिल हो जाएगा, चाहे उन्होंने वोट दिए हो या ना दिए हो। और फिर ये जाहिर हो जाएगा सारी दुनिया में कि ओह इनके साथ तो बहुत बड़ी पावर है और ये तो बहुत बड़ी जो है वो स्ट्रीट पावर रखते हैं और धरने देंगे और क्या करेंगे। ये जानबूझकर लोगों को बेवकूफ बनाने की एक साजिश थी और ख्वाह एक चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है ना उसको बदनाम करने की एक साजिश थी, जबकि हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं था। अल्लाह करे कि हमारे लोग इस तरह के बहकावे में ना आए और ख्वाह जो है वो बेबुनियाद किस्म की चीजों को ना देखें, बल्कि हकीकत जाने कि इसके पीछे हकीकत क्या है।
اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں فیصلہ اصل میں تھا کیا اور کیس کیا تھا وہ تو ہم بہت تفصیل سے پچھلے ولاگ میں جو ہے نا وہ بیان کر چکے ہیں. اب تو جو سوشل میڈیا میں بھی اور پھر جو نیشنل میڈیا ہے پاکستان کا تمام ٹی وی چینلز ان میں جو اچھے جو ہے نا وہ اینکر پرسن ہیں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ تفصیل بیان کر دی ہے. تو اللہ کرے کہ اس ملک میں انتشار نہ پھیلے اور یہ ملا لوگ بھی جو ہے نا کوئی عقل سے کام لیں اور ہمارے عوام بھی خواہ بخواہ سے ان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں کی زندگی جہرن نہ کریں اور امن و امان خراب جو ہے وہ نہ کریں. تو اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آتے ہیں تو ظفر نامہ کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے.